हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों के लिए आज हम लेकर आए हैं विज्ञान से संबंधित 30 प्रश्नों का संग्रह, जो कि बीईओ की क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो। और बी ऑप्शन है वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, सॉरी यहाँ पे हल्का होगा, हल्का रहा हो। और सी ऑप्शन प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। और डी है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो चलिए मित्रों, आप लोग बताइए कि एक प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो एक प्रकाश वर्ष एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट और डी डाइन। तो यहाँ पर कार्य का मात्रक जो होता है वो होता है जूल। ये सबको पता है, लगभग स्टूडेंट को ये आंसर पता होगा। नेक्स्ट है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का वैद्युत प्रतिरोधकता, ये चीज़ आप थोड़ा देखिएगा। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है फैराडे, बी वोल्ट और सी एम्पियर और डी ओम मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, तो वैद्युत प्रतिरोधकता का जो इकाई होता है वो क्या होता है? ओम मीटर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, यह बराबर है। तो एक जो पारसेक होता है ये दूरी मापने के लिए होता है। ठीक है, ये दूरी मापने का एक मात्रक है। अब एक पारसेक बराबर क्या होता है प्रकाश वर्ष में आपको बताना है। तो ए ऑप्शन दिया गया है 4.25 प्रकाश वर्ष, बी 3.25 प्रकाश वर्ष और सी 4.50 प्रकाश वर्ष और डी 3.05 प्रकाश वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हो जाएगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिलहाल अब पारसेक की बात आई है, तो पारसेक के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज देते हैं, शॉर्ट नोट इसे बोल लेते हैं। ठीक है, तो एक पारसेक का संक्षिप्त रूप होता है पैरालैक्टिक सेकेंड। ओके, तो इसका संक्षिप्त रूप क्या है? पैरालैक्टिक सेकेंड। और बी है पारसेक की दूरी का मात्रक होता है। तो पारसेक किसका मात्रक होता है? ये दूरी का मात्रक होता है। और एक पारसेक बराबर होता है 3×10⁻16 मीटर। तो एक पारसेक बराबर है, अगर प्रकाश वर्ष में बात करें तो 3.262 के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम पारसेक के बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगावाट बिजली की नापने की इकाई है। तो मेगावाट जो बिजली नापी जाती है वो किसकी इकाई है? तो जो उत्पादित की जाती है, बी उपभोग की जाती है, सी बचत की जाती है, डी ट्रांसमिशन में हानि हो जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा उत्पादित की जाती है, क्योंकि मेगावाट बिजली जो है हमेशा उत्पादित की जाती है भूमिगत जल के द्वारा। जो ऊपर से हम गिराते हैं पानी को जल झरनों या जलप्रपातों से, तो वहाँ पे टरबाइन वगैरह लगा होता है, तो उससे हम क्या करते हैं, बिजली को बनाते हैं। तो इस तरीके से बिजली बनाना मतलब बिजली को उत्पादित करना मेगावाट बिजली के रूप में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस सूची को समुचित दूसरी सूची में सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ भौतिक राशियाँ दी गई हैं और एक तरफ इकाई दिया गया है। तो त्वरण जूल, और यहाँ पे आपको ये बताना है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? देखिए, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। तो डी कैसे हो जाएगा? देखिए, तो अगर हम त्वरण का मात्रक बताते हैं तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये सभी जानते हैं। कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड हो जाएगा, क्योंकि बल आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। ओके, तो निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ए है कार्य जूल, बी बल न्यूटन और सी है द्रव्यमान किलोग्राम और डी है दाब डाइन। तो यहाँ पर कार्य का मात्रक जूल होता है, बिल्कुल सही है। और बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये भी सही है। और द्रव्यमान जो होता है वो किलोग्राम, ये भी सही है। लेकिन डी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा इसमें। तो सुमेलित ये नहीं है, बाकी सब हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नॉट जहाज के चाल के समीप चाल की माप बताता है, और बी नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की गई इसके बारे में बताता है, और सी एंगस्ट्रॉम ये प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की इकाई है, और डी प्रकाश वर्ष क्या है? समय मापने की इकाई है। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है उसको आपको बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर पीसीएस वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं, तो ये वहीं से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि प्रकाश वर्ष जो होता है वो एक वर्ष में चली गई दूरी को मापता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? तो आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल है दाब की इकाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा दाब। तो हम बी ऑप्शन को टिक मारते हैं, लेकिन अब आपको दाब के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखो P बराबर, अगर आप देखेंगे तो P बराबर, ठीक है, P बराबर होता है F/A। ठीक है, और यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये दाब के बारे में बताता है, जहाँ पे एकांक क्षेत्रफल में हम जो फोर्स लगाते हैं उसे ही हम दाब कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। ओके, तो पास्कल किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। जी बिल्कुल, वह भी जो मैंने बताया। अब दाब एक अदिश राशि होती है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होता है, और एक पास्कल जो बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। ओके, तो इस जानकारी को आप थोड़ा सा जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तेल एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो तेल का एक बैरल अगर हम बात करते हैं तो 131 लीटर होता है, 159 मीटर होता है, 179 मीटर होता है, और 201 लीटर होता है। ठीक है, मीटर लीटर, सॉरी इसमें लीटर ही होगा सारे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक बैरल की अगर बात करता है तो एक बैरल में आता है 159 लीटर। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यूसेक में क्या नापा जाता है? तो ए है ऑप्शन जल की शुद्धता, बी है जल की गहराई, सी है जल का बहाव, और डी है जल की मात्रा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो मित्रों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए यहाँ पे होगा जल का बहाव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो जल बहता है उसके बहाव के दर को नापा जाता है क्यूसेक से। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है अच्छा, अब थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखो लिखा भी है कि जल के प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूबिक प्रति सेकंड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? क्यूबिक प्रति सेकंड। ठीक है, तो क्यूबिक प्रति सेकंड का जो प्रयोग किया जाता है इसे ही क्यूसेक कहते हैं। तो अब आपको याद रहा होगा या याद रखना है कि जल का जो प्रवाह की दर होती है वो उसको हम किससे नापते हैं? क्यूबिक प्रति सेकंड से नापते हैं, और जिसे ही क्यूसेक कहते हैं। तो यानी यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि 1 क्यूसेक बराबर 1 क्यूबिक प्रति सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्यूसेक जो होगा वो जल के प्रवाह की दर को नापेगा। ओके, नेक्स्ट है, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, डाप्सन किसकी इकाई के लिए प्रयोग किया जाता है? पृथ्वी की मोटाई के नापने में, हीरे की मोटाई नापने में, ओजोन परत की मोटाई नापने में, और डी है शोर के मापने में। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा डॉप्सन। डॉप्सन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार पूछा गया है। तो ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है, यानी डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डॉप्सन इकाई का कि ओजोन परत की मोटाई नापने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। अब यहाँ से थोड़ा बायोलॉजी स्टार्ट हो गई है, तो अब आप देखिए बायोलॉजी के क्वेश्चंस। तो ए ऑप्शन है एंथोलॉजी, बी है एग्रोस्टोलॉजी, और सी है फिनोलॉजी, और डी है पैलिनोलॉजी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन एंथोलॉजी। तो पुष्पों के अध्ययन को हम हमेशा एंथोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, और हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पौधा जो नए संसार से पुराने संसार में लाया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह पौधा जो नए संसार से पुराने संसार में लाया गया है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए है ईख, बी है चावल, और सी है गेहूं, और डी है आलू। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, आलू। ठीक है, तो आलू जो होगा वो आपका वह पौधा है जो नए संसार से पुराने संसार में लाया गया है। ओके, नेक्स्ट, वह पौधा जिसमें कभी पुष्प या बीज नहीं बनते। तो किसमें नहीं बनते हैं? तो ए ऑप्शन है आर्कडिक्स, बी है जिम्नोस्पर्म, और सी है हमारा क्रिप्टोगैप्स बोलेंगे, गैपस लिखा हुआ है क्रिप्टोगैप्स, और डी है एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे वह पौधा जिसमें कभी पुष्प नहीं जमता है वो होता है क्रिप्टोगैप्स। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 15 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट
कहाँ स्थित है? तो मद्रास में, कलकत्ता में, दिल्ली में, लखनऊ में। तो यहाँ पे आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा लखनऊ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे कि नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? ये है हमारा लखनऊ में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना प्रसिद्ध हुए थे? तो ए प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण के लिए, और बी है डीएनए की खोज के लिए, और सी है डीऑक्सी राइबोज शर्करा के विश्लेषण के लिए, और डी है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? तो हरगोविंद खुराना बहुत ही फेमस नाम है, और ये प्रसिद्ध हुए थे, ये किसके लिए प्रसिद्ध हुए थे? प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण के लिए प्रसिद्ध हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, खोज का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ए है डार्विन एंड बैलीज ने, और बी है मेडले एंड मॉर्गन ने, और सी है स्लेडेन, इसको बोलेंगे स्लेडेन एंड श्वान ने। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, और डी भी है हैक्सले बोलेंगे इन्हें। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? कोशिका सिद्धांत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? सी है स्लेडन और श्वान ने किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो यूरेसिल के गुणसूत्र में पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है, कि आरएनए में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों? ये क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा आरएनए। तो यूरेसिल हमेशा याद रखिएगा किस में पाया जाता है, ये आरएनए में पाया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट है, एक स्टैंड वाला डीएनए पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? प्रकाश संश्लेषण जीवाणुओं में, सामान्य कोशिकाओं में, और जीवाणु भोजियों X174 में, और सभी वायरसों में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो एक स्टैंड वाला डीएनए अगर बात करें, एक स्टैंड, सॉरी यहाँ पे स्टैंड होगा, स्टैंड लिख रखा है तो गलती हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा? एक स्टैंडर्ड वाला डीएनए पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? जीवाणुओं में भोजियों यानी X174 में ये चीज़ पाया जाता है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनुलिन पाई जाती है कहाँ पे? इनुलिन पाई जाती है। तो ए ऑप्शन है डहेलिया की गांठदार मूलों में, और बी है अदरक की प्रकंद में, और सी है प्याज के बल्ब में, और डी है आलू के ट्यूबर में। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डहेलिया की गांठदार मूलों में। ओके, तो इनुलिन कहाँ पे पाई जाती है? डहेलिया की गांठदार मूलों में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जीनोम क्या है? अरे वाह, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है, एक गुणसूत्र के जीनों की कुल संख्या, एक लवण की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक जीनों की कुल संख्या, और लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों की संख्या, और डी है एक जाति के गुणसूत्रों की अनुरणित संख्या। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो दोस्तों बताइए क्या हो सकता है यहाँ पे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, एक जाति के गुणसूत्रों की अनुरणित, यहाँ पे नित लिखा हुआ है, अनुरणित संख्या हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो ए है गोल्गी काय में होता है, बी है राइबोसोम्स में होता है, सी है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और डी होता है सेंट्रोसोम में। तो यहाँ पे प्रोटीन्स का संश्लेषण कहाँ पर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आया हुआ है पीसीएस में। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा राइबोसोम्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑटोसोम्स क्या है? ऑटोसोम्स एक लिंगी गुणसूत्र को छोड़कर अन्य गुणसूत्र एक्रोमैटिक, और सी गुणसूत्र नहीं है, और डी लिंग गुणसूत्र। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी सी डी, चलिए आप बताइए आपको क्या लगता है ऑटोसोम क्या है? तो ऑटोसोम क्या है, चलिए मैं बताता हूँ। ऑटोसोम जो है एक लिंगी गुणसूत्र को छोड़कर अन्य गुणसूत्र, ये चीज़ है ऑटोसोम। ओके, तो गुणसूत्र में क्या होता है कि 23 पाए जाते हैं, तो लिंगी गुणसूत्र को छोड़कर अन्य गुणसूत्र के बारे में ऑटोसोम बताता है। ओके, नेक्स्ट, एक कलर ब्लाइंड पुरुष का विवाह दूसरे कलर ब्लाइंड पुरुष की सामान्य पुत्री से हुआ, तो संतानों में क्या होगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रॉस क्वेश्चन है। तो ए पुत्रों की आधी संख्या कलर ब्लाइंड हो जाएगी, बी सभी पुत्रियां कलर ब्लाइंड होंगी, और सी है कोई भी पुत्री कलर ब्लाइंड नहीं होगी, और डी है सभी पुत्र कलर ब्लाइंड हो जाएंगे। वर्णांध मतलब होता है कलर्स को जो है डिफेक्ट नहीं कर पाते हैं, कि क्लियर नहीं कर पाते हैं कौन सा कलर है। तो कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, तो यहाँ पे उसी के बारे में क्वेश्चन है कि उनके संतानों में क्या होगा। तो पुत्रों की जो आधी संख्या है वो कलर ब्लाइंड हो जाएगी, ये ऑप्शन सही होगा कि सभी पुत्रियां कलर ब्लाइंड होंगी। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या माना गया है? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन माना गया है ए, ठीक है, पुत्रों की आधी संख्या कलर ब्लाइंड हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नॉर्मन
बोर लॉग क्यों प्रसिद्ध है? तो ए है हरित क्रांति के लिए, बी है पीली क्रांति के लिए और सी है नीली क्रांति के लिए, तो और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए बताइए, आपके लिए ये क्वेश्चन है। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो नॉर्मन बोरलॉग जो है वो हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूल गोभी में खाने योग्य भाग क्या है? तो ए है फल, बी है पुष्पक्रम, सी है वृक्ष और डी है कलिका। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा पुष्पक्रम। ओके, तो यहाँ पे पुष्पक्रम यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि हम उसके पुष्प को खाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पेपर में। तो मलेरिया दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस जो है ये आपका 25 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट, नारियल में खाने योग्य भाग क्या है? तो ए है फल, बाह्य फल भित्ति है, बी है भ्रूण तोष तप भ्रूण और सी है अंतः फल भित्ति और डी है मध्य फल भित्ति। तो बताइए अब इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो नारियल में जो खाने योग्य भाग होता है वो अंदर का होता है। तो उससे हम यहाँ पे बोलेंगे अंतः फल भित्ति नहीं बोल सकते, लेकिन भ्रूण तोष तप भ्रूण, ये जो पार्ट होता है ये हम उसके पार्ट को खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ओके, नेक्स्ट, कटहल में मांसल खाने योग्य भाग है। मांसल मतलब मसाला टाइप का, तो उसमें क्या खाने योग्य है? ठीक है, तो ए है परिदल पुंज और बी है पुष्पच्छ और सी है सहपत्रक और डी है सहपत्र। तो यहाँ पे कई ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो सकते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो सकता है परिदल पुंज, ठीक है। इसको हम खाते हैं कटहल में। ओके, तो इस तरीके से हमारा सारा क्वेश्चंस ख़त्म हो जाता है। तो अब हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही आगे भी और ही वीडियो आएगी बीओ के लिए, तो फिर स्टार्ट कीजिए और तैयारी करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को रोकिए नहीं, क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि अंतिम तैयारी है आपकी, और इस तैयारी को समझ के आप लगे रहिए और करते रहिए तैयारी।